नमस्कार। यदि आपको गणित में कहीं भी कोई परेशानी है तो आपकी उन परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी आपको लेनी होगी कि इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से हमारे साथ गणित का अभ्यास करते रहें। आज कक्षा 7 के लिए हम परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। आपने कक्षा 6 में संख्याएं पढ़ी हैं। कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी हैं? सबसे पहले आपके सामने आई थी प्राकृतिक संख्याएं, जो कि 1 से शुरू होती है और दाईं ओर बढ़ती चली जाती है और कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। यह प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी। जहां तक आप गिन सको, जब तक आप गिन सको, तब तक प्राकृतिक संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो ये है प्राकृतिक संख्याएं। जब हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक संख्याओं को गिनना सीखा तो उन्होंने एक बात लगी कि वाह, उन्होंने बहुत बड़ी बाजी मार ली है गणित के क्षेत्र में, कि वो हर चीज को गिन सकते थे। लेकिन अगर कोई भी चीज ना हो तो अब इसके लिए उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये भारत देश है, भारत देश बुद्धिशाली व्यक्तियों का देश है। यहां सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति बसते हैं। जब सबसे अधिक बुद्धिमान भारत में है तो बुद्धि के बल पर वो गणित में यहां तक रुक तो नहीं सकते थे। उन्होंने एक नई संख्या निकाल दी, शून्य। और ना केवल संख्या निकाल दी बल्कि शून्य के साथ साथ स्थानीय मान की गणना करके ये जो चिन्ह है जो आप देख रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो पहले जितनी संख्याएं उतने चिन्ह लेने पड़ते थे, याद करना बहुत मुश्किल हो जाता था, वो समाप्त हो गई। केवल 10 चिन्हों में खरबों तक की संख्या गिननी आदमी को आ गई और फिर वो निश्चिंत हो गए, भाई वाह, अब संख्याएं पूर्ण हो गई। तो उन्होंने शून्य मिलाकर इन संख्याओं को नाम दिया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। लेकिन अगर आप एक स्थान से ऊपर चढ़ते हैं तो वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अलग अलग स्टेप हो गए। लेकिन यदि यहां से नीचे जा रहे हैं तो क्या करें? जब हमने तापमान को मापना सीखा तो हमने क्या किया कि बर्फ का तापमान 0 मान लिया, उबलते पानी का तापमान 100 मान लिया और थर्मामीटर बना दिया। लेकिन यदि बर्फ के तापमान से नीचे का तापमान हो तो उसको कैसे मापें? फिर उसके लिए एक नई तकनीक आई कि हमने इनको धन और ऋण में मापना शुरू कर दिया। जो शून्य पूर्ण संख्याओं में पहला अंक था, पहली संख्या थी, वह शून्य अब बीच में आ गई। गिनती का अंत कोई नहीं, गिनती की शुरुआत भी कोई नहीं। लेकिन हम इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास देखते हैं, इधर -1, ये -2, -3, -4, -5 और इस तरह से हम ऋणात्मक दिशा में बढ़ते चले गए। अब इन संख्याओं का नाम ना प्राकृतिक संख्या रहा, ना पूर्ण संख्याएं रहा। अब इन संख्याओं का नाम क्या हो गया? पूर्णांक। क्या कहेंगे इनको? पूर्णांक। पूर्णांक। अब लो भाई, गणित की संख्याएं पूरी हो गई। लेकिन हमने ये जो यहां लिखा है परिमेय संख्याएं, इनका तो इनमें कोई जिक्र ही नहीं आया। संख्याएं पूरी कैसे हो गई? ये परिमेय संख्याएं क्या बोला है भाई? क्या तुम सोच सकते हो कि 0 और 1 के बीच भी कोई संख्या हो सकती है?
1 और 2 के बीच भी कोई संख्या हो सकती है, 2 और 3 के बीच भी कोई संख्या हो सकती है। मैं आपके सामने एक स्केल ला रहा हूं, आप देख रहे हैं इसमें 1 और 2 के बीच में कुछ है, 0 1 के बीच है, 2 3 के बीच है, 3 4 के बीच है, 4 5 के बीच है, 5 6 के बीच है, 6 7 के बीच है ना, 10 10। इसका मतलब जो 10 चिन्ह है, हर चिन्ह एक नई संख्या को निरूपित करता है। वो कौन सी संख्या है भाई? यहां हम इसे मिलीमीटर कहते हैं, मिलीमीटर। लेकिन संख्या कैसे निकालेंगे? पूर्णांक तो ये हो गए। यदि हम 0 और 1 के ठीक बीच में संख्या देखें तो वो कितनी होगी भाई? आधी। कितनी हो गई? आधी। यानी हमने यहां से यहां तक जो 1 था उसके 2 भाग किए। कितने भाग किए? 2। तो ये हो गई 1/2। यदि हम इन दोनों के ठीक बीच का बिंदु लें तो इसको क्या कहेंगे भाई? यहां तक हमने 0 से आगे कितने भाग लिए? 1 2 3। तो ये 1/3। गलत। ये है 3/2, क्योंकि ये 1 पूरी है 2 भागों की और ये इसके आगे आधी है। इसे हम 1.5 भी कहते हैं। और इस तरह से बीच में संख्याएं हैं, लेकिन केवल इनके बीच में एक ही संख्या तो नहीं हो सकती, ये भी तो एक संख्या हो सकती है। ये इन दोनों का आधा हो गया, यानी कि इस यहां से यहां तक 0 से 1 तक का 1/4 भाग, इसे हम क्या कहेंगे? 1/4। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 0 और 1 के बीच अनंत संख्याएं हो सकती हैं, जिनका रूप हम हमेशा इस रूप में लिखते हैं कि एक तो होता है अंश और उसको भाग दिया जाता है हर से। अगर हम अंश को p मान लें और हर को q मान लें, तो जो p/q है, ये p कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ये प्लस और माइनस में कुछ भी हो सकता है, q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो p/q एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसके साथ एक शर्त है। शर्त क्या है? कि ये जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पर अनंत आता है, और जो अनंत तक ये संख्या जा सकती है, लेकिन अनंत परिमेय संख्या नहीं होती। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो p/q के रूप में हो, परिमेय संख्या होती है, लेकिन शर्त यह है कि q 0 ना हो, यानी हर कभी भी किसी भी दशा में 0 नहीं हो सकता। तो ये आपने सामान्य रूप से संख्याओं का अध्ययन किया। परिमेय संख्या समझ में आ गई? यदि मैं -1 को लिखता हूं तो क्या यह परिमेय संख्या है? जी हां है, क्योंकि हम इसको -1/1 लिख सकते हैं। यहां q 0 तो नहीं है ना, 1 है, तो ये भी परिमेय संख्याएं हैं। क्या 3 परिमेय संख्याएं हैं? अरे है ना, इसको भी /1 के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में आ गए, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसका अर्थ ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक
हो सकते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकते, क्योंकि 1/4, 1/2, 3/2 ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन परिमेय संख्याएं हैं। तो पिछली जो आपने पढ़ी वो हर संख्या अगली संख्या में समाहित है, लेकिन जो नई संख्या पढ़ी वो सभी संख्याएं पिछली में समाहित नहीं है। तो जितनी भी हम भिन्न देखते हैं, क्या देखते हैं? भिन्न। जितनी भी भिन्न आपने अभी तक पढ़ी है कक्षा 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं का आवश्यक नहीं कि धनी पूर्णांक हो, कई बार ऋण भी तो पूर्णांक हो सकता है। हम 4/-3 करें तो भी ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि यहां क्यों शून्य नहीं है, माइनस में 3 है, ऋणात्मक 3 है। इनका हर और अंश दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं, दोनों धनात्मक भी हो सकते हैं, और कोई एक ऋणात्मक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक होते हैं, और पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। आगे बढ़ो। आपको पता है ये जो शून्य है, शून्य क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि हमें क्यों शून्य नहीं चाहिए, पी तो शून्य भी हो सकता है, इसका बटा 1 कर दो, अब इसके बटे 2 भी कर दो, 3 भी कर दो, 4, कुछ भी कर सकते हो, आएगा कितना? शून्य ही आएगा। तो ये तो भिन्न के रूप में आ गया ना, इसलिए शून्य भी परिमेय संख्या है। तो ये जितनी संख्याएं हैं सब परिमेय संख्याएं हैं, और इनके बीच में आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याएं हमेशा पूर्णांकों का भिन्न रूप होता है, यानी पूर्णांक अंश और हर में होते हैं, तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, आपने जब भिन्न पढ़ी है वहां आपने -5/-3 क्या इस तरह की भिन्न कभी पढ़ी है? जी नहीं। भिन्न में दोनों ऋणात्मक नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये 5/3 ही है। क्यों है? अरे भाई सीधी सी बात है, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ऋणात्मक 1 से ऋणात्मक 1 कट जाता है और ये 5/3 ही बचती है। लेकिन जब हम -5/-3 लिखेंगे तो हम उसे भिन्न नहीं कहते, लेकिन 5/3 भिन्न होती है। भिन्न ये तो धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। यहां इसके पूर्णांक दोनों ऋणात्मक है तो भिन्न धनात्मक है। लेकिन अगर हम कहें ये भिन्न है, अरे नहीं भाई, भिन्न तो ये है। अगर इनमें से कोई एक ऋणात्मक है, जैसे यहां पर है, जैसे हमने लिखा 4/-3, तो ये इस भिन्न को ऋणात्मक कर देता है -4/3। और मजेदार बात, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि -4/3, यानी यदि कोई एक पूर्णांक भले वह अंश या हर ऋणात्मक है तो पूरी भिन्न को ऋणात्मक होना पड़ता है। यदि दोनों ही ऋणात्मक है तो भिन्न धनात्मक हो जाती है, और यदि दोनों धनात्मक है तो परिमेय संख्या भी धनात्मक होती है। अब हम परिमेय संख्याओं के गुण के विषय में चर्चा करेंगे। तो परिमेय संख्याएं अपने साथ 2 महत्वपूर्ण गुण रखती हैं। कौन कौन से हैं? हाँ जी, तो पहला है समतुल्यता का गुण। मान लिया आपके पास एक परिमेय संख्या है 3/4 है, तो ये इसको आप 2 से अंश और हर में गुणा करो। अब 2 से 2 तो कट जाएगा, क्या रहा? 1, यानी वही 3/4। कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर हम गुणन का नियम लगाएं तो यहां थोड़ा परिवर्तन आ गया। कैसे? 3 दूनी
6/4 दूनी 8। तो अब क्या 3/4 और 6/8 में कोई अंतर है? अरे नहीं भाई, कोई अंतर नहीं है, ये बिल्कुल एक ही चीज है। केवल इतना ही नहीं, आप इसको 3/3 से गुना कर देंगे, फर्क तो वहां भी कुछ नहीं पड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा? ये 3 दिए 9/4 दिए 12 है, ये भी बराबर है। इसी तरह से अगर इनको 4/4 से भाग दें तो 3 चौके 12/4 चौके 16। उसी तरह हम 5/5 से भाग दें तो 5 दिए 15/5 चौका 20। तो ये 3/4 हो या 6/8 हो, 9/12, 12/16 और 15/20, ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं। ये समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी प्रकार कोई भी परिमेय हो, उसमें आप अंश और हर दोनों में किसी भी एक पूर्णांक से गुणा करके कोई भी भिन्न निकालेंगे, वह पहली भिन्न के समतुल्य होती है। केवल अंश में गुणा मत कर देना, केवल हर में गुणा मत कर देना, अंश और हर दोनों में समान रूप से गुणा होनी चाहिए। किसी एक ही संख्या की अलग अलग संख्याओं की गुणा कर देंगे तो समतुल्य नहीं होगी, एक ही संख्या की गुणा होनी चाहिए। दूसरा गुण है सरलतम रूप का गुण। अब ये तो समतुल्यता का गुण आया था, इसी को हम सरलतम भी ला सकते हैं। जैसे हमने 15/20 को ले लिया, यहां पर 15/20, तो इसको सरल कैसे करेंगे? क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों में समान रूप से मौजूद हो? इसके लिए हम इन दोनों का महत्तम समापवर्तक देख सकते हैं। 2 से दोनों कटती है? नहीं। 3 से? नहीं। 4 से? ये नहीं कटेगी। 5 से दोनों कट जाएंगी। तो 5 से इसको काटे कितनी बार कटेगा? 5 दिए 15 और ये 20, 5 चौका 20। तो इस प्रकार हम पाएंगे कि 3/4 हमें प्राप्त हो जाता है। यानी 15/20 और 3/4 एक ही परिमेय संख्या है, लेकिन अब 3 और 4 दोनों सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब यह है कि ये एक के अलावा किसी भी संख्या से दोनों विभाजित नहीं होते, तो ये सह अभाज्य हो गए। जब सह अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं तो वह भिन्न का सरलतम रूप होता है। यानी अंश और हर जब सह अभाज्य हो जाए तो जो रूप होगा परिमेय संख्याओं का वह सरलतम रूप होता है। तो बच्चों, अब हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं, आप इनको हल करना। यदि सही हो जाए तो अपनी पीठ थपथपाना, और अगर कोई समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में डालकर हमारे पास उस समस्या को भेजना। क्यों? क्योंकि आपकी गणित की समस्याओं को हल करना हमारा काम है और चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार अभ्यास करना आपका काम है। तो अब अभ्यास प्रश्न देखिए।